नमस्कार, आदाब। द संवाद के इस गुफ्तगू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज आलम। आज इस एपिसोड में गुफ्तगू के लिए जो शख्सियत हमारे साथ है वो हैं असलम हसन। असलम हसन यूं तो भारतीय राजस्व सेवा के एक वरीय अधिकारी हैं। इनके बारे में ये बता दूं कि इन्होंने जोकीहाट, अररिया ज़िले के जोकीहाट हाई स्कूल से मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से रूरल मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 2005 में इन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और इन्हें आईआरएस मिला। फिलहाल असलम हसन पटना में जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस बिहार और झारखंड के पटना में पोस्टेड हैं। लेकिन ये इनकी शख्सियत का एक पहलू है। आज हम जिस पहलू पे असलम हसन से बात करने आए हैं वो ये है कि एक अधिकारी हैं जहाँ के बड़ा आदमी का भी सख्त रवैया अपनाना पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत ही नर्म दिल इंसान है, बहुत ही हिस्सास इंसान है और एक शायर हैं। और ख़ास बात ये है कि ये अपनी रचनाएं हिंदी में लिखते हैं और जो मेरी जानकारी है कि यूपीएससी में इनका एक सब्जेक्ट भी हिंदी था। तो आज हम असलम हसन से बात करेंगे। असलम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द संवाद के इस एपिसोड में। शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये कि जो हमारी जानकारी है कि आपके वालिद जो एक रिटायर्ड एडीजे थे और उसके साथ ही एक बहुत मारूफ शायर थे, बहुत ही तंज़ो मिज़ाह के एक बड़े शायर थे, बड़ा नाम था, उनका हाल ही में निधन हुआ है। तो द संवाद की ओर से हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, खिराज अक़ीदत पेश करते हैं और आप परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन चूँकि हम आए हैं आज आपसे बात करने के लिए, एक मौका मिला और आज हम आपके घर पे हैं, निवास पे हैं, अररिया निवास पे हैं, जो आपका पैतृक घर है ये। तो यूँ तो आप कमलदहा के रहने वाले हैं गाँव के जी। लेकिन आपके वालिद चूँकि यहाँ सेटल हो गए थे रिटायरमेंट के बाद, तो हम ये मान के चलते हैं कि आप भी अभी फ़िलहाल यहीं के हैं। तो हम आपसे आपके कैरियर पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जो हमारी जानकारी है कि आप एक बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं हिंदी साहित्य के। तो चूँकि हिंदी साहित्य की बात होती है, जब हिंदी साहित्य और हिंदी शायरी की बात होती है, हिंदी कविता की बात होती है, तो दुष्यंत जी को हम याद करते हैं अक्सर जी। और दुष्यंत जी का दो बहुत ही मशहूर शेर है जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में भी बड़ा प्रासंगिक है। एक शेर है कि गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। जी। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। और दूसरा उनका एक बहुत मशहूर शेर और है कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा हैं लोग, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा हैं लोग, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। वाह। तो हम दुष्यंत जी को याद करते हैं, उनके शेर से अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इतने बड़े पोस्ट पे हैं और आप उतने ही, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, आप उतने ही हम्बल हैं, उतने ही मिलनसार हैं। तो आप ये बताइए कि आपको एक तो ये है कि शायरी का शौक़ वो कहाँ से पैदा हुआ, या लिखने लिखाने का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? आपको ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपके पिताजी इंस्पिरेशन बने इसके लिए, फिर कैसे कुछ हुआ? हम लोग ये आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो शुक्रिया, द संवाद के मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया। लेकिन ऐसा ये मौका है कि अभी 26 जनवरी को हमारे वालिद मोहतरम जनाब जुबैर हसन काफिल इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने खिराज अक़ीदत दिया
सच बात यह है कि मेरे वालिद मोहतरम एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहे और पूरी ज़िंदगी उन्होंने अदब की भी खिदमत की, समाज की भी खिदमत की, अपने पेशे से भी उतनी ही ईमानदारी के साथ मुंसलिक थे। तो मेरा अदब से जो ये जुड़ाव रहा, इसमें मेरे वालिद मोहतरम का वो साया था जिसके तले हम, मतलब वो एक इंस्पिरेशन बने आपकी। जी, जिसके तले हम लोग पले बढ़े। आपके परिवार में और भी साहित्यिक लोग रहे हैं क्या, मतलब साहित्य जी का लगाव रहा जी, है? मेरे दादा जान भी शायर थे। वो भी शायरी करते? जी, मेरे वालिद मोहतरम के नाना जान भी शायर थे। अच्छा, तो एक ये आप इस तरह से कह सकते हैं कि विरासत के तौर पे मतलब एक खानदान है, ये खानदान, साहित्यकारों का एक खानदान है। जी। और मैं जिस सरजमीन से मेरी वापसी है, जहाँ से मैं जुड़ा हूँ, वो मिट्टी भी रेणु की है। हाँ, ये बात भी सही है कि ये रेणु जी की उस धरती भी तरह है। से आप ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा सरोकार है साहित्य से, तो वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मेरे वालिद का रहा, मेरे दादा जान का रहा, या इस मिट्टी के आप कहिए कि वो कसक थी जिसने मुझे साहित्य से जोड़ दिया। आपके दादा जान का क्या नाम था या किस नाम से वो शायरी करते थे? क्या मेरे दादा जान जनाब मरहूम जनाब ज़हूरुल हसन साहब। अच्छा, ज़हूरुल हसन जी, वो मुख्तार थे पेशे से। अच्छा। और बहुत ही महदूद वसाइल में उन्होंने ज़िंदगी के हर पेचो खम को देखा था, और सीमित संसाधन में। जी। लेकिन आपका जो हमारी जानकारी है कि वो ख़ानदान जो है आपका, वो तो ज़मींदारों का ख़ानदान रहा है। ज़मींदारों का ख़ानदान बेशक रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक स्टेट माना जाता था। लेकिन जब मेरे दादा जान का दौर था, तो वो ज़मींदारी खत्म हो चुकी। लैटर ज़मींदारी पीरियड कह सकते हैं। लैटर ज़मींदारी, वो डाउनफॉल था। तो जहाँ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, ज़मीनें बिक रही थी, तो वो उनके शायरी में भी वो दर्द झलकता है। और उस वक्त के समाजी मसाइल और इकोनॉमिक कंडीशन को उन्होंने अपनी शायरी में किया। हालांकि उनकी शायरी क्लासिकल टच की शायरी थी, जिससे मेरे वालिद मोहतरम की शायरी भी मुतासिर थी। लेकिन वालिद मोहतरम जो तंज़ मज़ाह के वो हास्य व्यंग्य के शायर थे, अच्छे शायर माने उनके बारे में कहा जाता है कि वो हास्य व्यंग्य के बहुत संजीदा शायर जी थे। जी जी। तो उर्दू का माहौल था मेरे घर में। हाँ, यही एक बहुत ईसी बात है कि तो आपने ये हिंदी को पूछा कैसे कि चुना? हिंदी को कैसे चुना मैंने। हाँ, ये रुझान कैसे पैदा हुआ कि आप हिंदी? दरअसल देखिए, एक तो भाषा के स्तर पे अगर आप देखिए, तो भाषा कहीं भी, किसी भी लिटरेचर बेसिकली आपके इमोशंस या संवेदनाओं की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है। वो अभिव्यक्ति आप जो करते हैं वो है। अब चूँकि मैं, जब मेरे वालिद मोहतरम बिहार के अलग अलग ज़िले में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे जो माहौल था उर्दू का भी था, हिंदी का भी था। लेकिन जहाँ मेरी ज़्यादातर शिक्षा दीक्षा हुई, तो माहौल हिंदी का था। और शुरू से, बचपन से ही मेरे घर में अदबी माहौल था, मुशायरे होते थे, और घर पे भी लोगों का आना जाना था जिसमें हिंदी उर्दू दोनों के लोग थे। और मेरा उर्दू से भी उतना ही लगा। घर में हमको याद है कि अगर मैं याद करूं तो खिलौना और नूर, अच्छा, वो मैगजीन रेगुलर वे में बचपन में आप लोग हिलाल आता था। हम लोग शाहीन क्लब सुनते थे। तो उर्दू से भी मेरी उनसियत उतनी ही थी। लेकिन पता नहीं क्यों कि एक हिंदी की तरफ मेरा रुझान बढ़ता गया। खास करके रेणु जी के प्रति मेरा जो लगाव है, वो रेणु जी की कहानियाँ, रेणु साहित्य से बहुत प्रभावित। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपने इलाके को पूरी तौर पे अगर मैं देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, चूँकि वहाँ मुझे पूरी तरह से रहने का मौका नहीं मिला, चूँकि वालिद साहब हमारे अलग अलग जिलों में पोस्टेड रहे। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही था। तो मुझे पूर्णिया के उस मैला अंचल को समझने के लिए, अगर मैं रेणु जी की रचनाओं को मैंने पढ़ा, जिसमें मुझे गांव, अपना समाज, अपने लोग नजर आए, तो मुझे लगता है कि शायद वो एक कारण रहा हो। रेणु साहित्य भी एक कारण रहा। और हिंदी कहानियों का अगर आप विस्तार देखें, फलक देखें कविताओं का, तो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न की शायरी थी वो। तो मुझे आज़ाद शायरी, ऐसे भी आज़ाद नज़में जो होती है, आपको लगता था कि उसमें शायद आप अपनी बात एक कंटिन्यू ज़्यादा तौर पे कह सकते हैं। मतलब आप जो उर्दू में पाबंद गज़लें होती हैं, पाबंद गज़लों में तो देखिए, एक तो ये है कि अगर आप
देखेंगे उसके लिए आपको एक तो उस्ताद शायर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में उस्ताद शायर थे। मुझे कभी कोई डर लगता था मैं अगर शायरी करूँ तो लोग ये कहेंगे कि शायद ये वालिद साहब से कहीं नहीं लिखवा लिया हो। अच्छा, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी धारा बनानी चाहिए, शायद ये भी हो सकता है एक वजह रही, तो कोई खास वजह नहीं है। हाँ, बस लेकिन एक एक साहित्य के प्रति आपने एक अपनी धारा बनाई, एक अपने आप कुछ हद तक कह सकते हैं, आपने एक अलग धारा कुछ हद बनाई तक कह अपनी सकते हैं जी। तो आप की जो चीज़ें हैं, आप कविताएं लिखते रहे हैं या कुछ आलेख और कहानियां भी आपने लिखी हिंदी साहित्य में, क्या है क्या? देखिए मैंने कविताएं लिखी और ज़्यादातर मेरी कविताएं मैं स्कूल के दिनों से ही लिखता था। और जब मैं अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इतिहास में मैं वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो उस समय मुझे दुनिया को बहुत बड़े पैमाने पर समझने का मौका मिला। अलीगढ़ में रहते हैं जी। अच्छा। बिहार से जब मैं बाहर गया तो अलीगढ़ ऐसा उसका दामन इतना बड़ा था कि मुझे हिंदुस्तान के हर हिस्से, इवन कि आप ये कहिए कि देश विदेशों के भी छात्र थे, बांग्लादेश, अफ्रीका, बहुत जगह के थे। तो मुझे इंटरेक्शन का एक मौका था और ख़ास करके वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर जहन मेरा जो खुला तो वहाँ के वातावरण में, मतलब आपकी सोच का विस्तार जी, तो कविताओं का आप कहिए कि मैं अगर कविताओं के स्तर को अगर छू सका तो मैं अलीगढ़ की उसमें एक अलीगढ़ की देन है। बिल्कुल। ये बताइए कि ठीक है, एक हिंदी साहित्य से आपकी रुचि हुई, ये शायरी करने लगे आप, लेकिन आपने यूपीएससी जैसे एक कठिन परीक्षा में जी हिंदी को एक सब्जेक्ट चुना। वो मतलब कि ये बहुत मुश्किल काम होगा कि आदमी पॉलिटिकल साइंस चुन लेता है, हिस्ट्री चुन, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक लिटरेचर में आपने हिंदी को चुना जी, जो बहुत एक ये बात है। वो कैसे ख्याल आया आपको कि हिंदी एक सब्जेक्ट हो सकता है हमारा? आपने सही क्वेश्चन किया है। मैं इस प्रश्न के लिए आपको बस यही कह सकता हूँ कि पता नहीं लोग मानते हैं, हो सकता है मेरे अंदर का एहसास हो कि शायद मुझे लगता था कि मैं अपने को पूर्ण अभिव्यक्ति इसी माध्यम में कर सकूँ। नहीं, मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए। और मैंने सोचा कि हालांकि मेरा सब्जेक्ट कभी नहीं रहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, आपका सब्जेक्ट नहीं रहा। आप ये जान के हैरत करेंगे कि मैंने कभी, हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स था, सोशियोलॉजी और वहाँ इंग्लिश मीडियम था, हाँ, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी था मेरा, और कभी हिंदी पढ़ने के स्कूल के बाद, स्कूल में भी आप मैं अगर देखें तो मैं गुल्हा यादव वगैरह, अच्छा, हिंदी कभी मेरा स्कूल में मेन सब्जेक्ट नहीं रहा। मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू थी, लेकिन एक लगाव जो था, मुझे लगता था कि मैं शायद अगर मैं हिंदी साहित्य को रखूँगा तो मैं ज़्यादा अपने साथ ईमानदारी कर सकूँगा, मैं अपने आप को व्यक्त कर सकूँगा। अच्छा। और शायद उसका फल भी मुझे मिला। हाँ, उसका मिला जी। तो आप जो शायरी करते हैं, जो रचनाएँ आपकी हैं, तो उसका विषय वस्तु क्या होता है मुख्य रूप से? आप क्या है शायरी में आपकी क्या चीज़ें? कुछ रचनाएं भी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को। देखिए परवेज भाई, आप तो खुद वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे साहित्यकार भी हैं, मैं आपको बचपन से जानता हूं, और बस मेरा ये कहना है कि साहित्य में किसी विषय को आप चिन्हित नहीं कर सकते। साहित्य जो है मूलतः आपकी अंदर की संवेदना है, जिसको आप भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो मैं जिस परिवेश में और जिस माहौल में पला बढ़ा, तो वहाँ स्ट्रगल थे, जद्दोजहद था, और लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा। हमारे बहुत से रिश्तेदार आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं जिस इलाके से मेरी वापसी है, वहाँ की पसमानदगी, वहाँ की जो हर मतलब आपको सामाजिक आर्थिक तौर पे जो शैक्षणिक, खास करके आप देखिए हमारा पूरा ये जो पूर्णिया अंचल जिसको बोलते थे हम, जो पूर्णिया हमारा ओल्ड पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जिसको कहें, कि वन ऑफ द मतलब अगर लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो लोएस्ट लिटरेसी रेट हमारे यहाँ किशनगंज, अररिया। तो वहाँ के लोगों की तकलीफ़ को शायद हमने जिया है, तो लगा कि वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे कविताओं में झलक मिली है। बस वही है। आपने कविता लिखनी कब से शुरू की? पहली कविता कौन सी थी? ये मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। गालिबन आप ये कह सकते हैं कि मैंने स्कूल के दिनों में, खासकर 7th 8th में रहा होगा, तो मैं टूटी फूटी चीज़ें लिखता था। पहले तो तुकबंदी करता था। तुकबंदी। तो एक बार मेरे वालिद मोहतरम, जो खुद बहुत अच्छे शायर रहे और उस्ताद शायर थे, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बेटा अगर तुम लिखते ही हो
तो कोशिश करो कि अपने भाव को व्यक्त कर दो, चाहे उसके लिए ये नहीं सोचो कि हमारा ये बैलेंस है कि नहीं और ये मतलब नहीं, वजन और हाँ, इसकी तो बात। इस तरह से मुझे उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि अगर अपने भाव को व्यक्त करते हो, चाहे उसमें मतलब कोई पाबंद नहीं भी है, तो चीज़ें दिल तक छू जाती हैं, तो तुम कामयाब हो। तो एक सिलसिला बना, तो स्कूल के दिनों से आप कह सकते हैं मैंने लिखना शुरू किया। आपकी बहुत सारी रचनाएं जो हमारी जानकारी हैं बहुत सारे मैगजीन्स में भी, स्तरीय पत्रिकाओं में भी जी। छपी हैं। तो कौन कौन सी पत्रिकाओं में आपकी मैगजीन छपी हैं, मतलब अपनी रचनाएं छपी हैं? अगर आज तक देखें तो मुझे लगता है कि भारत के करीब करीब हिंदी में जितनी भी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं, तो मैं इसमें छपता रहा हूँ बहुत दिनों से। हंस, वागर्त, आजकल, कादम्बिनी, और आप जो इसके अलावा बया एक निकलती, हाँ, बया पाखी, पटना जी, से, हाँ। जी, वो दिल्ली से, जी, बया जो पाखी निकलती है। अभी कुछ दिनों पहले करीबन मुझे लगता है 2015 में मंतव्य एक पत्रिका है जो लखनऊ से निकलती है, बहुत ही स्तरीय साहित्यिक पत्रिका है। उसने हमारी रचनाओं को पे अलग विशेषांक निकाला। आपकी रचनाओं पे जी। विशेषांक निकाला, मंतव्य। जी, जी। अच्छा, हरे प्रकाश चलिए उसके लिए एक और बधाई आपको। शुक्रिया। और इसके अलावा भी मैं अलग अलग लेवल पे भी छपता रहा हूँ। कुछ उर्दू मैगजीन्स में भी हम छपते रहे, उर्दू में भी छपी जी। आपकी रचनाएं। चलिए ये भी अच्छी बात है कि आपको पेपर्स में भी छपे। तो बस आप लोगों की दुआएं। और आप कभी सम्मेलनों में भी जाते रहे हैं? जी, क्योंकि एक चीज़ जो बहुत ये देखने में आती है शायरी को लेकर, खास उर्दू या हिंदी शायरी के लिए, तो जो चीज़ें मैगजीन के छपने के लिए होती हैं जी, वो एक अलग तरह की चीज़ होती है, जी। और मुशायरे की चीज़ एक अलग होती है, रचना अलग होती है। हम्म, तो आप दोनों ही जगह मशहूर हुए। आप कभी सम्मेलनों में भी रहे और आप मैगजीन्स में भी छपते रहे। जी, तो चूंकि एक का पाठक होता है, एक का सामयी होता है, सामयीन होता है, जी, जी, तो वो चीज़ों में एक हम लोग कहते हैं कि अलग तरह के फॉर्मेट हैं दोनों। जी। तो ये बताइए कि आपकी एक मशहूर कविता है जो मुझे याद है, पिता के संबंध में, शायद जी। पिता के शीर्षक से ही वो कविता है। जी, तो हम चाहेंगे मेरे दर्शकों को कुछ लाइनें आप उस कविता की सुनाएं कि, जी। आपने, क्योंकि आज बहुत वो एक मौका भी है, जी, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत एक सही अक्कासी की गई है, एक बदलते हुए जो कदरें हैं, जी, जो जनरेशन को लेके हो रहा है, उसको आपने शायद बहुत करीब से महसूस किया है, और उस कविता में बहुत बहुत अच्छे ढंग से उसको अभिव्यक्त किया है आपने। तो हम चाहेंगे दर्शकों तक हमारी वो कविता पहुँचाएं। जी। शुक्रिया। आपने आज इस मौके से, ये बहुत ही भारी वक्त है हमारे लिए कि अभी कुछ दिन कबल ही हमारे वालिद मोहतरम, मेरे पिताश्री इस दुनिया का अलविदा कह गए। करीब 20 साल का वो आखिरी सफ़र था उनका, जब वो ज़िंदगी और मौत के बीच में वो संघर्ष करते रहे, और बहुत ही आप ये कहिए कि जीवटता के साथ और हिम्मत के साथ उन्होंने ज़िंदगी को जिया। तो मुझे बहुत करीब रहने का मौका मिला। अभी वो जो जिस एलिमेंट में वो किडनी रीनल फेलियर के शिकार थे, तो लेकिन उन्होंने जिस जीवनता के साथ जिया, तो वो शायद कभी अपनी बीमारी हाँ, को बीमारी अपने को ऊपर उन्होंने नहीं हायल बनाया, नहीं हावी होने नहीं दिया, होने दिया, हावी नहीं और होने दिया। आखिरी वक्त तक जो मुझे जानकारी है कि वो लिखते रहे और ये करते रहे। तो मैं उनके जिंदा दिली से बहुत मुतासिर था। सिर्फ आप ये 20 साल का, मैं अगर याद करूं तो मुझे बचपन से ही लगता है कि मेरे सब भाइयों के साथ, या मेरी अपनी जो जाति जो उनके साथ जो ये था, तो एक चूँकि मेरे वालिद भी थे और शायर की हैसियत से मेरे दोस्त भी थे, तो मैंने बहुत करीब से देखा कि एक फादर या पिता अपने बच्चों से क्या, नस्ल जो हाँ, है वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद कर सकता है। हाँ। अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और मेरे बच्चे हैं, तो वो दोनों के बीच में किस तरह की वो चीज़ें हो सकती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो उसी चीज़ को मैंने उस कविता में वो काफी पसंद की गई, काफी जगह मैंने शीर्षक है पिता। तो मैं शीर्षक है पिता जी, हमारे दर्शकों के लिए वो कविता हम जी। चाहेंगे आप पढ़ेंगे। पिता, कि बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया है पिता। बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया। बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया है पिता। घर का एक बेकार कोना बिछौना हो गया है पिता। अपने पांव पर खड़े हो गए खेलते बच्चे और खिलौना हो गया है पिता। क्या बात, और खिलौना हो गया। खिलौना हो गया।
क्या बात है। और मैं आप जहाँ बैठे हैं, ये मेरे वालिद का ही रूम है। ये आपके जी। वालिद का ही रूम है, ये बिस्तर जहाँ भी ये बिस्तर भी उन्हीं का था। है। तो मैं इस कविता के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि भी देता हूँ, और ये आने वाले नस्लों से आग्रह करता हूँ कि कम से कम बुज़ुर्गों की तन्हाई, उनके संघर्ष को हम लोग अगर समझें, रिकॉग्नाइज करें, रिकग्नाइज करें, महसूस तो शायद कविता का मर्म भी यही है, उद्देश्य भी यही है, साहित्य का उद्देश्य भी यही है, तो लिखने का पर्पस भी यही होता है। तो हमको लगता है कि इस नए जनरेशन को हमको लगता है कि अगर ये मैसेज मैं देना चाहूँ आपके माध्यम से, जी, दससंवाद के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि हमारे जो दो नस्लों की दूरी है, तो कम से कम उसको साहित्य पाट सकता है। दो नस्लों की दूरी को साहित्य पाट सकता जी। है, ये बड़ी बात है। अच्छा असलम साहब, एक बात बताइए कि आप एक अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जाहिर सी बात है आपके पास व्यस्तता बहुत है, आपकी बहुत सारे काम हैं, ऑफिसेज हैं, परिवार है, तो इस भागदौड़ के बीच आपको सृजन के लिए कैसे समय मिलता है? मतलब क्या अलग से कोई माहौल आप बनाते हैं या इसी भागदौड़ में कविताएं होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन मेरा जो अपना ख्याल है, अनुभव है, वो ये है कि शायद आप कभी व्यस्त नहीं होते। जिंदगी में व्यस्तता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपके पास हमेशा समय है, मुझे लगता है। हाँ। व्यस्त आप खुद हो जाते हैं, या व्यस्त, वरना समय आपको कभी व्यस्त नहीं होने देता। या आपके पास समय की कमी कभी नहीं होती। अगर आप काम करना चाहें तो समय है आपके। क्योंकि आप अगर इस तरह से देखें कि अगर आपने कि ज़िंदगी जैसे कुछ दिनों पहले ज़िंदगी थम गई किसी बड़ी बीमारी की वजह से, कोरोना काल में हम लोग जिस तरह से थे, हम लोग रुक गए, थम गए, तो हमारे पास लगा कि बहुत से वक्त हमारे पास ऐसा था, लेकिन हमने उस वक्त का क्या किया? अगर हम खाली वक्त में भी थे तो हम लोग क्या किया? तो व्यस्त रहते हुए आदमी ज़्यादा अच्छी प्रक्रिया से गुजर सकता है, सृजन कर सकता है उसकी। मेरा अपना अनुभव भी शायद यही कुछ कहता है कि अगर आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे तो शायद शायरी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, परिपक्व हो सकती है। इससे पहले असलम साहब कि हम आपसे कुछ और आपकी रचनाएं अपने दर्शकों तक पहुंचाएं अपने संवाद के माध्यम से, हम ये जानना चाहेंगे कि आप भारत में कौन से रचनाकारों को बहुत पसंद करते हैं, या चाहे वो शायर हों या अदीब हों, हिंदी के हैं, उर्दू के हैं, कुछ नाम आप लेना चाहेंगे? पहले हम हिंदी से शुरू करते हैं कि हिंदी कविता में या इसमें। देखिए हमारे, अगर मैं कभी पहले तो मैंने विश्वनाथ रेणु जी को मैंने बोला, वैसे तौर पे अगर देखा जाए तो कहानियों में तो और उपन्यास में तो मैं, इसके अलावा कमलेश्वर हैं, और अगर कविताओं को देखें तो कविताओं में तो मेरे बहुत प्रिय कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी, अच्छा, बहुत प्रिय कवि हैं। निराला हैं। अच्छा। उसके अलावा अगर आप देखें कि महादेवी वर्मा भी हैं। महादेवी वर्मा भी जी। तो अब ये है कि हर, जैसे छायावाद में भी अगर आपको एक कविता का अलग रंग रूप मिलता है, या आधुनिक कविताओं में भी अगर आप देखिए आलोक धनवा है, आलोक धनवा पटना से, जी, अरुण कमल हैं, अरुण कमल हैं जी, ज्ञान रंजन है, तो ये अच्छे लोग हैं। जी जी। तो ये सब हमारे, बल्कि हम तो अगर हमारे मित्र का कवि कहें तो हरि प्रकाश उपाध्याय हैं, बहुत ही अच्छे कवि हैं, मंतव्य पत्रिका निकालते हैं। तो इस तरह के बहुत से रचनाकार हैं, तो मैं कितने लोगों का नाम लूँ। लेकिन अगर उर्दू में देखें तो उर्दू में तो हमारे लगता है कि मुझे जो मुझे एक शिकायत है, वो लगता है उर्दू को लोगों ने स्टेज तक पहुंचा के छोड़ दिया, महदूद कर दिया। तो ये मतलब शायरों तक महदूद कर दिया, शायद नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अभी जैसे अब शमशुर रहमान फारूकी साहब जिनका निधन अभी कुछ दिनों पहले हुआ, और एक पूरी पीढ़ी है जिन्होंने अदब के लिए काम भी किया है। लेकिन आज यंग जनरेशन से पूछें कि अब शहरयार कौन है, तो आपको स्टेज के जो मुशायरे के शायर हैं वो ज़्यादा लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। तो उस मुकाबले में हिंदी साहित्य में कम से कम वो चीज़ अभी तक बची हुई है। मंचीय कविताओं को वो अभी तक वो एक तरह से आप एक्सेप्टेंस नहीं मिला है समाज की तरफ से। अच्छा। तो जो कि अब उर्दू में बहुत हद तक वो हो चुका है, तो वो चीज़ को, अदब को, हमको लगता है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, ये मेरी निजी राय है कि मुझे लगता है कि अदब को एक इट इज़ ए सीरियस थिंग,
तो उसको उसी तरह इसको किसी मनोरंजन के जरिए किसी जरिया नहीं मतलब बनाया अदब एक बहुत संजीदा संजीदा है, उसको मनोरंजन का जरिया नहीं बना सकते। अदब को मनोरंजन का जरिया नहीं बना सकते। नहीं, बिल्कुल एक सीरियस काम, बिल्कुल सीरियस काम। ये कोई फास्ट फूड नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके और सुन करके खुश होकर आप आ जाएं। तो जब तक आप उससे बिल्कुल आपके रोंगटे नहीं खड़े होते हैं और अपने मतलब समय काल को, या आप बोलते हैं कि जो हमारे देश काल में जो घटनाएं हो रही हैं या आपके परिवेश में जो चीज़ घट रही हैं वो आप तक को नहीं छूती है, तो कहीं वो इसका मतलब क्या समझिए वो रचना कमज़ोर रचना है। असलम साहब, हम इससे पहले कि आपका शुक्रिया अदा करें, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों तक आपकी कुछ और रचनाएं पहुँचें जो आपको याद हों, जो आप सुनाना चाहें, जो बहुत आपको प्रिय हों, जो कविताएं आपकी। एक छोटी सी कविता है मेरी, रिक्शा वाला। रिक्शा वाला जी, तो बहुत छोटी कविता है। इस कविता का आप मर्म देखिए कि 3 पहियों से बिठाकर साम्य, मतलब बैलेंस, 3 पहियों से बिठाकर साम्य गति से भागता है आगे, फिर भी पीछे बैठे हुए आदमी से बहुत पीछे छूट जाता है रिक्शा वाला। क्या बात। 3 पहियों से बिठाकर साम्य गति से भागता है आगे, फिर भी पीछे बैठे हुए आदमी से बहुत पीछे छूट जाता है रिक्शा वाला। एक इसी तरह की आपने कही जिंदगी की भाग दौड़ के नाम जी। एक कविता है, देखो दुनिया भाग रही है, देखो दुनिया भाग रही है, कि रात जो अब तक जाग रही है, मेरे आने का एहसास ही उसे नींद से भर देगा। मेरे आने का एहसास ही उसे नींद से भर देगा। रात जो अब तक जाग रही है, मेरे आने का एहसास ही उसे नींद से भर देगा। असलम साहब, आपकी एक कविता जो वैश्विक महामारी जो है थी कोरोना, उसको जो कि लेकर के जो लॉकडाउन हुआ था, तो उन दिनों आपकी एक कविता आपने लिखी थी जो बहुत चर्चित भी थी, लॉकडाउन की शायद शीर्षक से है। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों तक, हमारे दर्शकों तक वो कविता पहुँचे। लॉकडाउन के दरमियान मुझे फिर से साहित्य से जुड़ने का मौका मिला, तो मेरी एक कविता जो इत्तेफाक से बहुत चर्चित भी हो गई, तो एक कविता लॉकडाउन के नाम, ये शीर्षक है कविता, ये शीर्षक है कविता का। एक कविता लॉकडाउन के नाम। इन थके हुए निढाल दिनों को सोने दो, चलो लौट आए मुसाफिर से सुनते हैं दास्तां राह के पेचो खम की। चलो आज रात चांद को देखते हैं, चलो आज रात चांद को देखते हैं, सितारों से आगे जहां ढूंढते हैं। चलो किसी बीमार बुजुर्ग की तन्हाई से बात करते हैं, चलो बच्चों को सुनाते हैं बातें पुरानी। मिट्टी का घर, मिट्टी की हांडी और मिट्टी के खिलौने। क्या बात। गर्द आलू जूतों की सौंधी महक से भर उठा है घर आंगन। चलो आगोश में भर लाते हैं तमाम रिश्ते, चलो आगोश में भर लाते हैं तमाम रिश्ते, और इत्मीनान से सुनते हैं सारे गिले शिकवे। चलो खामोश वक्त से पूछते हैं गुजर जाने की हकीकत। चलो सफ़र से पहले बांध लेते हैं अनमोल लम्हों की पोटली। क्या बात, अनमोल लम्हों की पोटली। सफ़र से पहले बांध लेते हैं अनमोल लम्हों की पोटली। शायद गुनाह भाग में भूल गए थे खुद को जोड़ना, शायद गुनाह भाग में भूल गए थे खुद को जोड़ना, भूल गए थे खुद को जोड़ना। चलो बचे हुए हिस्सों से पूरा करते हैं हिसाब, चलो फुर्सत से खोलते हैं किताब, और हर्फ दर हर्फ जीते हैं ज़िंदगी। चलो हर्फ दर हर्फ जीते हैं ज़िंदगी। जी, ये इस कविता की जो बहुत ख़ास बात असल में हमको लगी कि आपने ये कविता आप कह रहे हैं हिंदी की है, लेकिन आपने जो इसमें उर्दू शब्दों का समावेश किया है, तो ये एक हिंदुस्तानी भाषा की कविता है। ये इसको शायद भाषाई इसमें सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इसको जैसे आगोश है जी और हर्फ दर हर्फ है, इस तरह की चीज़ें जो हैं जी, वो मतलब इस कविता की बहुत बड़ी खूबसूरती है। ये मैंने आपको शब्दों का मेरे ख्याल से इंटरव्यू के बहुत शुरू में बोला था कि कविता जो है संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है, और आपको कौन सा शब्द उपयुक्त लगता है उस संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए? मुझे लगता है कि कहीं भाषा को प्रवाह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। अगर लगता है कि ये इस
भाषा के, चूंकि हिंदुस्तानी भाषा तो सच बात यह है कि हिंदी और उर्दू तो बहन है, तो खालिस हिंदी में अगर चीज़ें उस हद तक नहीं आ पाती हैं तो अगर उर्दू का सहारा भी लिया जाए तो ये तो मेरे ख्याल से नहीं, अब तो लोग अंग्रेजी का भी सहारा ले रहे हैं, अंग्रेजी शब्दों को भी शायरी में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उस वक्त चूंकि एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में कविताएं लिखी जाती हैं, तो भाषा के स्तर पे मुझे लगता है कि बहुत ग्रामर को देखना और ये करना मेरा बहुत मुनासिब नहीं है, मतलब भावनाओं को साहित्य के और मर्म को ज्यादा देखना ज्यादा बेहतर है। बल्कि हमको लगता है कि तो भाषा को समृद्ध ही करेगा। जब भाषा इसी तरह समृद्ध भी होती है, भाषा इसी तरह समृद्ध भी होती है। एक और मैं अगर एक और बिल्कुल हम चाहेंगे दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा चीजें पहुंचे जी, क्योंकि अभी मैं जिस जहनी कश्मकश में हूँ, लेकिन फिर भी इसी पस मंजर में, इसी पृष्ठभूमि में दूसरी कविता है बंद दरवाजों से बाहर। बंद दरवाजों से बाहर जी, बंद दरवाजों से बाहर। बंद दरवाजों से आगे जो रास्ता है आज भी निकलता है दूर तक, उन कदमों के बगैर भी जो टिकते नहीं थे आसानी से जमीन पर। सरसराती हवा अभी अभी निकली है खिड़की छूकर, और धूप भी खिलखिलाती निकल आई है आंगन में। छत पर चांद देखने की ख्वाहिश अब सिर्फ रात को है। बाहर अगर खौफ हो मौत का तो सिमट आती है जिंदगी घुटन भरे कमरों के अंदर। टिक जाते हैं मगरूर कदम अपनी तंग ज़मीं पर। बहुत आसान लगता है आँखों की तन्हाई में देखना टिमटिमाते तारों को। बाहर अगर दम घुट जाने का खतरा हो तो बेहतर है सांसें थाम कर सुनना परिंदों की आवाज़, और जम गए रफ्तार से महसूस करना उनकी बुलंद परवाज़। क्या बहुत उम्दा कविता। और असलम साहब, जितनी थोड़ी बहुत भी मुझे साहित्य की समझ है, उस आधार पे तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि जो बात आपने कही थी कि जाने या अनजाने आपने अपने पिता की शायरी से प्रभावित ज़रूर हुए, लेकिन आपने अपनी एक अलग धारा बनाने में आप सफल रहे हैं। यकीनन इसमें मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ कि शायरी जो है का प्रभाव आपको वहाँ प्रेरणा मिली वहाँ से, लेकिन आप एक अलग धारा बनाने में पूरी तरह सफल रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और जब संवाद को समय देने के लिए हम लोग समाज टीम की ओर से हमारे साथ हमारे हम्माद हैदर, जिब्रान अंसारी, अफ़ान कामिल, सारे हमारे टीम के सदस्य इस समय मौजूद हैं। और द संवाद की पूरी टीम की ओर से समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं भी आभारी हूँ कि संवाद की जो कोशिश है ये मंजिल तक पहुँचे, और ये आपका कामयाब सफ़र मैं चूँकि फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत ही कम दिनों में जिस लोकप्रियता के शिखर पर आप जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में इसकी ज़रूरत भी थी और आप लोगों ने इसकी शुरुआत की। आप लोग इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं जब भी मौका मिला तो आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। धन्यवाद। बहुत तो आप देख रहे थे द संवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें द संवाद। बहुत बहुत आभार।